राम मंदिर के मुद्दे पर विपक्ष पूरी तरीके से कंफ्यूज है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अयोध्या से दूरी बनाए हुए हैं, तो उसी पार्टी के कुछ नेता आज दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच गए, लेकिन उन्हें राम के दरबार में पार्टी का झंडा ले जाना महंगा पड़ गया। राम भक्तों ने कांग्रेसी नेताओं का विरोध किया और गो बैक के नारे लगाए। यानी जो कांग्रेस राम मंदिर का विरोध कर रही थी, अब उनका विरोध राम भक्त भी करने लगे। अयोध्या में कांग्रेस नेताओं की एंट्री का जमकर विरोध हुआ। पार्टी का झंडा थामे कांग्रेस नेताओं के साथ कुछ श्रद्धालुओं ने धक्का मुक्की की। राम भक्तों ने कांग्रेस पार्टी का झंडा छीना और विरोध में नारे भी लगाए। दरअसल 22 जनवरी से पहले कांग्रेसी नेता आज अयोध्या के दौरे पर थे और इसी दौरान ये तस्वीर देखने को मिली। इस दौरान उन्होंने अयोध्या में स्नान भी किया और जैसे ही मंदिर की तरफ पार्टी का झंडा लेकर पहुंचे, वैसे ही विरोध होने लगा। आपको इसी पर रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर क्यों इसे कांग्रेस का सियासी स्टंट कहा जा रहा है। सोनिया गांधी अयोध्या नहीं जाएंगी, राहुल गांधी अयोध्या नहीं जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने न्योता ठुकरा दिया, लेकिन कांग्रेस की एक टुकड़ी सरयू में डुबकी लगा रही है, जय जय श्री राम का उद्घोष कर रही है। बाईस जनवरी से पहले कांग्रेस की सियासी यात्रा जब अयोध्या पहुंची, तो अयोध्या वासी भी उन्हें निहारने लगे, हैरानी से देखने लगे और विरोध करने लगे। आखिर यह आस्था की डुबकी है या फिर कुछ और? क्योंकि जिन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए, जिनकी पार्टी के नेताओं ने राम मंदिर निर्माण का विरोध किया, जिस पार्टी के अध्यक्ष तक न्योता ठुकरा चुके हैं, आखिर वो राम का नाम लेने अयोध्या क्यों पहुंच गए? और यही सवाल बीजेपी पूछ रही है। देश देख रहा है। एक तरफ भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते थे, दूसरी तरफ 500 साल बाद रामलला जन्म स्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण दिया जाता है, उसे ठुकराते हैं। तीसरी तरफ अपने कुछ नेताओं को दर्शन के लिए भेज देते हैं। तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। मतलब यह भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर उनके विराजमान होने का विषय नहीं है, ये गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का समय है। प्राण प्रतिष्ठा के विरोध की आंधी में पूरा गांधी परिवार है। विपक्षी नेताओं का भी विरोध में साथ मिल रहा है, लेकिन कुछ एक नेता हर दल से हैं जो अकेले दम पर खुद को राम भक्त बता रहे हैं और राम को सियासत से दूर रखने की बात कह रहे हैं। सरजू जी का आज मकर संक्रांति पे सरजू जी का स्नान, उसके बाद हनुमानगढ़ी का दर्शन, फिर रामलला का दर्शन और निश्चित तौर से जय जय सिया राम होगा। आज जय सिया राम भगवान का दर्शन करके और आशीर्वाद हम लोग लेंगे। कोई राजनीतिक इस पर हम लोग बयान नहीं करेंगे। आज केवल जय जय सिया राम भगवान का दर्शन करने आए। आज संक्रांत का दिन है। संक्रांत का दिन बहुत शुभ होता है, बहुत मान्य होता है और संक्रांत के दिन हम लोग यहाँ पर आकर मंदिर में मत्था टेकना चाहते थे, पूजा अर्चना करना चाहते थे, जो हमारे पूर्वजों ने की है। हम रामलला के दर्शन के लिए आए हैं। इसको पॉलिटिकल बताना भाजपा की गलती है, भाजपा का पाप है। असलियत ये है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर गंदी राजनीति कर रही है। आखिर इंडिया गठबंधन में इतना कंफ्यूजन क्यों है? आखिर क्यों एक तरफ पार्टी के अध्यक्ष अयोध्या से दूरी बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी के छोटे छोटे नेता सरयू में डुबकी लगा रहे हैं? क्या ये सियासी हथकंडा या विरोध करने या नहीं करने का नया फंडा है? क्योंकि खड़गे नहीं गए, अजय राय अयोध्या पहुंचे, सोनिया नहीं जाएंगी, सुप्रिया पहुंच गई, राहुल नहीं जाएंगे, दीपेंद्र हुड्डा चले गए। यानी एक तरफ विरोध तो दूसरी तरफ राम का उद्घोष। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन क्या इससे कांग्रेस 100 करोड़ सनातनियों को जोड़ने में कामयाब हो जाएगी या फिर इसी कंफ्यूजन में 24 का चुनावी रण भी गवा देगी? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच अयोध्या से बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर पूजन के लिए मुख्य यजमान तय हो चुके हैं। अनिल मिश्रा होंगे मुख्य यजमान। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं अनिल मिश्रा।
पीएम मोदी कर रहे हैं विशेष मंत्रों का जाप। अनुष्ठान के लिए विशेष मंत्रों का जाप किया जा रहा है और अनुष्ठान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष मंत्र बताए गए हैं, जिनका जाप प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा है। दो बड़ी बातें सामने आई हैं। एक तो ये कि अनिल मिश्रा विशेष जजमान होंगे, इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी विशेष मंत्रों का जाप कर रहे हैं। उनको जो मंत्र बताए गए अनुष्ठान से ठीक पहले, उसका वो जाप कर रहे हैं। ये दो बड़ी बातें सामने आई। तो आपको बता दें, बड़ी खबर है ये अयोध्या से। बहुत सारे लोग ये सवाल भी उठा रहे थे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यजमान होंगे, तो इस सवाल का जवाब है ये खबर। राम मंदिर पूजन के वक्त मुख्य यजमान अनिल मिश्रा होंगे। मुख्य यजमान के रूप में अनिल मिश्रा अपनी धर्मपत्नी के साथ मौजूद होंगे। वहां पर राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं अनिल मिश्रा। पीएम मोदी इस वक्त विशेष मंत्रों का जाप कर रहे हैं, जो 11 दिन का अनुष्ठान उन्होंने शुरू किया है। इस दौरान विशेष मंत्रों का जाप भी पीएम की ओर से किया जा रहा है। कोशिश थी बीएसपी को इंडी गठबंधन में शामिल करने की, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष की उम्मीदों पर मायावती ने पानी फेर दिया और साफ कह दिया कि न इधर न उधर 24 बीएसपी का एकला सफर। क्योंकि मायावती लोकसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ना चाहती हैं और बिना किसी से गठबंधन किए 24 के रण में उतरना चाहती हैं। और इसके पीछे मायावती ने तर्क भी दिए हैं और निशाना भी साधा है। मायावती ने कहा है कि लोकसभा चुनाव वो अपने दम पर लड़ने वाली है, क्योंकि गठबंधन से सिर्फ गठबंधन साथियों का ही फायदा हुआ है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर दलित अल्पसंख्यक की बात कही और इसी वोट बैंक के बलबूते चुनाव में ताल उन्होंने ठोक दी है। इस दौरान मायावती ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि एसपी अध्यक्ष का रंग गिरगिट की तरह है, मतलब वो गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं और इसलिए इस बार बीएसपी के खिलाफ साजिश नहीं होने देंगी। यानी विपक्ष की हालत उसी कहावत की तरह हो गई है, न माया मिली न राम। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़े। गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। जन्मदिन पर मायावती का इंडी गठबंधन को रिटर्न गिफ्ट महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि जिस शिद्दत से कांग्रेस और अखिलेश बीएसपी को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे, उसे बड़ा झटका लगा है। मायावती ने न सिर्फ कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेरा, बल्कि अखिलेश यादव को भी आईना दिखा दिया। मायावती ने साफ कर दिया कि वो ना तो एनडीए के साथ हैं और ना ही इंडिया गठबंधन के साथ। वो एकला चलो की राह पर प्रतिबद्ध हैं। जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ना है। मायावती ने किसी भी गठबंधन में नहीं जाने की तस्वीर भी साफ की। उन्होंने कहा गठबंधन करने से पार्टी को फायदा कम, नुकसान ज्यादा होता है और बीएसपी का वोट प्रतिशत भी घट जाता है। इससे गठबंधन के सहयोगी दल को फायदा पहुंच जाता है। ऐसे में वो अकेले 2024 का चुनाव लड़ेंगी। अपने जन्मदिन के मौके पर मायावती ने कई सारी सियासी स्थितियों से पर्दा उठाते हुए साफ कर दिया है कि वो इंडिया गठबंधन का पार्ट नहीं बनने वाली हैं और इस चुनाव में वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। एक तरफ उस समाजवादी पार्टी पर जहां हमलावर दिखी, वहीं पर अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा का उन्होंने स्वागत किया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से अखिलेश यादव कभी मायावती के विरोध में बयानबाजी कर रहे थे, तो कांग्रेस से नसीहत मिलने के बाद सम्मान की बात करने लगे थे। ऐसे में मायावती ने अखिलेश यादव का बिना नाम लिए अपने कार्यकर्ताओं को गिरगिट जैसे रंग बदलने वालों से सावधान रहने की हिदायत दी। विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। यानी मायावती ने पहले तो गठबंधन करने की बात को सिरे से खारिज कर दिया, वहीं समाजवादी पार्टी की रणनीति से भी खुद को दूर कर लिया। ऐसे में अब घबराहट
इंडिया गठबंधन के तमाम दलों की शुरू हो गई है, क्योंकि मुस्लिम वोट बंटने से बीजेपी को फायदा होगा। एसपी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगेगी, मायावती के दलित वोट बैंक में बिखराव होगा। सबका साथ वाली नीति से बीजेपी को फायदा होगा। एसपी के दलित वोटर में फूट की स्थिति होगी, पिछड़े अति पिछड़े वोट बैंक में भी बिखराव होगा। और इसी कश्मकश में अब कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी के नेता मायावती के फैसले से परेशान हैं। आज की राजनीतिक तकाजा यही है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको सिर्फ 37.8% वोट मिला था 2019 के चुनाव में, उसके खिलाफ ये 62.2% वोट एकजुट हो जाता तो भाजपा को हम 100 सीटों पर समेट देते। जरूरत थी सब मिलकर चुनाव लड़ते। कोई बात नहीं, ये उनके अपने विचार हैं। गठबंधन के बाद जब वो आएंगी चुनाव में, जब हम सरकार गठित कर रहे होंगे, गठबंधन में उनका स्वागत होगा। तो जिस मुहावरे का प्रयोग बहुजन समाज पार्टी से हुआ है, हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव प्रभाव में उनको आगे करके दलित पीड़ित शोषितों के जो संविधान को बचाने की और आरक्षण को बचाने की लड़ाई चल रही है, उसको प्रभावित करने के लिए बोला जा रहा है। हाथ कंगन को आरसी किया। बहुजन समाज पार्टी की 0 सीटें थी, 10 हुई। हमारे साथ आए तो 10 लोकसभा हुई। हमारे साथ से अकेले लड़े तो 1 विधानसभा रह गई। हालांकि मायावती का ये फाइनल फैसला है, क्योंकि इससे पहले भी वो एकला चलो की बात कह चुकी हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से मायावती को गठबंधन का हिस्सा बनाने की पुरजोर कोशिश हुई। अब मायावती ने साफ कर दिया तो विपक्षी गठबंधन की धड़कनें बढ़ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति अब भी जाति के इर्द गिर्द ही सिमटी हुई है। दोनों ही राज्यों में ओबीसी पॉलिटिक्स हावी है, जिसमें सबसे बड़ी आबादी यादव समुदाय की है। ऐसे में अब बीजेपी ने अखिलेश यादव और लालू यादव को घेरने के लिए चौतरफा प्लान तैयार कर लिया है और इसके लिए यादव मंच से ऐलान भी कर दिया गया है। दरअसल लखनऊ में यादव मंच का आयोजन हुआ था, जिसमें अखिलेश यादव पर जमकर हमले हुए हैं। कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार मनीष यादव ने कहा कि रामकृष्ण विरोधियों का बहिष्कार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि धर्म की स्थापना भगवान श्री कृष्ण ने की और यादवों से बढ़कर कोई भी सनातनी नहीं है। और ऐसे में यादवों को मुसलमान बनने से रोकना है, तो वहीं ब्रजेश पाठक ने कहा कि यादव भी श्री राम और श्री कृष्ण के भक्त हैं। तो फिर राम का जो नहीं हुआ वो कृष्ण का कैसे होगा, और जो कृष्ण का नहीं हुआ वो यादवों का कैसे हो सकता है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट देना। राम की राजनीति में फंसे समाजवादी पार्टी को अब कृष्ण वाले संदेश से निपटाने की कोशिश हो रही है। ये तस्वीर भले ही दिल्ली से आई हो, लेकिन इसका संदेश उत्तर प्रदेश और बिहार तक पहुंच चुका है, क्योंकि अब यादवों को साधने के लिए बीजेपी की रणनीति धरातल पर उतर चुकी है, जिसका सांकेतिक प्रमाण गाय के बछड़े को चारा खिलाने वाली ये तस्वीर बयां कर रही है। बीजेपी ने बिहार में लालू यादव और यूपी में अखिलेश यादव के कोर वोट बैंक में सेंधमारी के लिए खास प्लान तैयार किया है, जिसके लिए ब्रह्मास्त्र के रूप में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को आजमाने जा रही है। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में अब यादव मंच तैयार हो चुका है, जहां जुटान भले ही यादव का हो, लेकिन निशाना सीधे अखिलेश यादव पर रहा। जो राम का नहीं हुआ वो कृष्ण का कैसे हो सकता है? आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। जो प्रभु राम का नहीं हुआ वो कृष्ण का कैसे हो सकता है, और जो कृष्ण का नहीं हुआ वो यदुवंशी कैसे हो सकता है? ये न कृष्ण के हैं, ये न राम के हैं, और न किसी काम के हैं। ये केवल अपने परिवार की बात करने वाले हैं।
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साफ कर दिया कि जो राम का नहीं हुआ वो कृष्ण का कैसे हो सकता है, क्योंकि जिन्होंने यादवों के नाम पर राजनीति की उनका भगवान से ही मोह भंग हो चुका है। ऐसे में अब यादव मंच से यादवों को नसीहत दी जा रही है। यादव मंच से ऐलान हुआ कि यादवों को मुसलमान बनने से रोकना है। यादवों से बढ़कर कोई भी सनातनी नहीं है। धर्म की स्थापना भगवान श्री कृष्ण ने की थी। राम कृष्ण विरोधियों का बहिष्कार होगा। यानी अखिलेश यादव को श्री राम और श्री कृष्ण का विरोध महंगा पड़ने वाला है। यादवों को मुसलमान बनाने से रोकना है, यादवों को भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान से जोड़ना है, यादवों को किसी भी हालत में मुसलमान नहीं बनने देना है और न उस राह पे जाने देना है। यादवों से बड़ा कोई सनातनी नहीं रहा है धरती पे, चाहे पूरब से शुरू करिए पश्चिम तक और उत्तर से शुरू करिए दक्षिण तक। इस धर्म की स्थापना ही हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण ने की थी। इस चुनाव में कोई भी ऐसा व्यक्ति सदन में नहीं जाएगा जो राम और कृष्ण का विरोध करेगा, और कोई ऐसा व्यक्ति तो खास तौर पे नहीं जाएगा जो श्री कृष्ण जन्मभूमि। बीजेपी और मुस्लिमों के बीच जो विपक्षी दलों ने खाई पैदा की है वो चुनाव दर चुनाव खत्म होती जा रही है, क्योंकि चाहे मुस्लिम महिलाओं के हित में 3 तलाक का खात्मा हो या फिर मुस्लिमों के लिए लाभकारी योजनाएं जिसका फायदा अल्पसंख्यकों को मिल रहा है। और ऐसे में इसका संदेश पहुंचाने के लिए बीजेपी शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम चला रही है। शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम की शुरुआत लखनऊ से हुई है और अब इसे 80 लोकसभा सीट्स पर चलाया जाएगा। कार्यक्रम में बीजेपी के मुस्लिम नेता और मंत्री भी शामिल हो रहे हैं। तो वहीं हर सीट पर 1000 मुस्लिम महिलाओं की टीम तैयार की गई है, जिसमें नारा दिया जा रहा है, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। और साथ ही 3 तलाक के मुद्दे को भी उठाया जा रहा है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखा। भारत माता की, भारत माता की। उत्तर प्रदेश में तो डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, तो राम राज्य आ गया, राम राज्य आ गया। बहनों, चुनावी रंग में पूरा देश रंग चुका है। जगह जगह दीवारों पर कमल के फूल खिल रहे हैं और नारा अब की बार 400 पार का दिया जा रहा है। चाहे जेपी नड्डा हो या फिर भूपेंद्र चौधरी, उस अभियान का हिस्सा बन चुके हैं, जिसके जरिए शहर से गांव तक और धूप से छांव तक सुनहरे अक्षरों में फिर एक बार मोदी सरकार लिखा जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में हम सभी कार्यकर्ता हमने आज यहाँ अयोध्या में प्रारंभ किया है। आप देख रहे हैं दीवार पर कमल चुनाव चिन्ह अंकित अभी हमने किया है और हम पूरे प्रदेशवासियों से अपील करते हैं, जहाँ भी साफ सुथरी दीवार हो, बेहतर ढंग से सुव्यवस्थित ढंग से एक बार फिर मोदी सरकार और चुनाव चिन्ह कमल का फूल अंकित करके उत्तर प्रदेश के विकास में, चतुर्मुखी विकास में सहायक बने, भागीदार बने। देश में पिछले 9 साल के दौरान गरीबी अनुपात में भारी गिरावट दर्ज की गई है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक 9 साल में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। बहुआयामी गरीबी का मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के मामले में गरीबी से बाहर आना होता है। नीति आयोग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में 2013-14 और 2022-23 के बीच एमपीआई गरीबों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार की नीतियों की वजह से ही ये संभव हो सका है। उत्तर प्रदेश में पिछले 9 साल के दौरान गरीबी की अगर बात की जाए तो गरीबी यहां पर कम हुई है और 5.94 करोड़ लोग यानी कि लगभग 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। इसके बाद नंबर आता है बिहार का, जहां पर 3.77 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। मध्य प्रदेश में 2.30 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, जबकि राजस्थान में यह आंकड़ा 1.87 करोड़ लोगों का है। बहुआयामी गरीबी के दायरे से ये सभी बाहर निकले हैं। दिखाते हैं आपको इसी रिपोर्ट पर आधारित एक रिपोर्ट। नीति आयोग की रिपोर्ट पर सीएम योगी ने पीएम मोदी का धन्यवाद भी किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर क्या लिखा है वो हम आपको बताते हैं। बहुआयामी गरीबी उन्मूलन की दिशा में भारत की यात्रा में उत्तर प्रदेश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुशल एवं प्रभावी नीतियों के साथ यूपी में लगभग 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाया गया। ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के सशक्त और समृद्ध भारत के विजन के अनुरूप है।
यही है मोदी की गारंटी जिस पर पूरा देश विश्वास करता है। ये रिएक्शन है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। प्रधानमंत्री मोदी का उन्होंने धन्यवाद किया है आज जो डेटा जारी किया गया है उसके बाद। तो ये सोशल मीडिया पर पोस्ट सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद अदा करते हुए आज जो डेटा जारी किया गया नीति आयोग की ओर से, जिसमें यूपी में लगभग 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने का जिक्र है। इसे कोट करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट जारी किया है। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।